नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। आज मैं क्लास 12 के फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाला हूं, जो आपके एग्जाम 2022 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनता है। 2 फरवरी का जो आपका एग्जाम है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनता है। तो चलिए इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। सिर्फ आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए, ठीक है, और सारा प्रश्न को आप पूरा से पूरा याद करते रहिए, ठीक है। और जो आज मैं 36 प्रश्न से शुरू करूँगा, चूँकि मैं 35 प्रश्न यानी 1 से 35 तक बता चुका हूँ। अगर नहीं देखें तो इससे पिछले वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है। उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो देखिए क्या कहता है, 36 नंबर प्रश्न आपका कहता है। 36 नंबर का प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय तरंग विक्षेपित हो जाती है। विद्युत चुंबकीय तरंग विक्षेपित हो जाती है तो याद रखिएगा, विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र यानी विद्युत चुंबकीय तरंग विक्षेपित होता है तो विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों में, याद रखिएगा। आप लोग सिर्फ वीडियो को आप लोग अंत तक बने रहिए और जितना भी प्रश्न बताता हूँ सारा प्रश्न को याद रखिए, ठीक है। चलिए 37 नंबर प्रश्न कहता है, चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युतीय क्षेत्र के अनुपात यानी B/E का मात्रक होता है तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी SM इनवर्स, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा समय मीटर इनवर्स, ठीक है। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी बैगनी रंग के लिए, ठीक है। कांच से हवा में प्रवेश करते समय किस प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है तो बैगनी रंग का, ठीक है। चलिए 39 प्रश्न देखिए क्या कहता है, हीरा का अपवर्तनांक करीब होता है, यानी हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है तो इसका जवाब आप लोग किस मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। 1 या 1.5 या 2.42 या 4.14। तो इस प्रश्न का जवाब मेरे कमेंट बॉक्स में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। इस प्रश्न का जवाब कितना होता है, ठीक है, जरूर दीजिएगा अगर जानते हैं, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न कहता है, 40 नंबर प्रश्न कहता है, एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता होगी तो सूत्र होता है P बराबर 1/f। तो आप लोग हल कर लीजिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5 डायोप्टर, ठीक है। चलिए 41 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, दो लेंस की जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर तथा 5 डायोप्टर है को संयुक्त करने पर समायोजन की फोकस दूरी होगी तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी -10 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसका हल कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, निकट दृष्टि दोष निवारण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। आपको बताना है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का? अवतल लेंस का। तो याद रखिएगा निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है तो अवतल लेंस का, ठीक है। चलिए 43 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है तो आपको बताना है। इसका जवाब जो हो जाएगा बढ़ती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तब उसकी आवर्धन क्षमता बढ़ती है, ठीक है। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, 44 नंबर प्रश्न है, समान समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई होगी। सामान्य समायोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई होगी तो याद रखिएगा 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी F0 प्लस यानी FO प्लस FE, यानी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा FO प्लस FE, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, तो प्यारे छात्रों सारा प्रश्न को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और सिर्फ आप लोग आपसे मैं एक प्यारा सा को लाइक चाहता हूँ, ठीक है। तो आप लोग एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। आप लोग सिर्फ वीडियो को लाइक करते जाइए, मैं आपके लिए रेगुलर वीडियो अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे साथियों इस वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें, ठीक है। प्यारे छात्रों अपने फायदे के लिए सब्सक्राइब जरूर कर रखें, ठीक है। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करता है। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करता है तो याद रखेगा 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ध्रुवन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति पुष्टि करता है तो ध्रुवन करता है। चलिए 46 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है,
पतले फ्रिंज द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है। पतले फ्रिंज द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी μ-1 × a, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखिएगा पतले फ्रिंज द्वारा न्यूनतम विचलन का कोण होता है तो μ-1 × a। ठीक है, चलिए तो सारा प्रश्न को आप लोग याद रखें, एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है, आपसे 70 प्रश्न पूछे जाएगा तो आपको 35 प्रश्न अवश्य मिलेगा। ठीक है, तो सारा प्रश्न को याद रखिए। समांतर क्या कहता है, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है। समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है, तो याद रखिएगा 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0 हो जाएगा। ठीक है, समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की शक्ति होती है तो 0 से होती है। ठीक है, चलिए 48 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 48 नंबर प्रश्न है, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, काल्पनिक और सीधा। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है तो काल्पनिक और सीधा। चलिए 49 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है। तो याद रखिएगा प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, तो प्यारे छात्रों इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दूरी का। ठीक है, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है, तो दूरी का होता है, याद रखिएगा दूरी का। चलिए 50 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कहता है। चलिए 50 नंबर प्रश्न कहता है, 50 नंबर प्रश्न है, यंग के द्विछिद्र प्रयोग में छिद्र की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्र की दूरी दोनों दुगुनी कर दी जाती है, तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होगी, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहेगी। ठीक है, अपरिवर्तित रहेगी। चलिए 51 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, किरचॉफ का द्वितीय नियम है, तो याद रखिएगा प्यारे छात्रों ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा संरक्षण नियम। ठीक है, किरचॉफ का द्वितीय नियम है तो ऊर्जा संरक्षण नियम। ठीक है, याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए 52 नंबर प्रश्न कहता है, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होती है, यानी व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक क्या होता है, तो आपको ही बताना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बी बराबर यानी बीटा बराबर डी लैम्डा बट्टे डी। ठीक है, बीटा बराबर कैपिटल डी लैम्डा बट्टे स्मॉल डी, याद रखिएगा प्यारे छात्रों। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको 5 मार्क्स में भी पूछा जाता है। ठीक है, फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें। ठीक है, तो याद रखिएगा व्यंजक को। बूस्टर का नियम है, बूस्टर का नियम है, तो याद रखिएगा प्यारे छात्रों बहुत ही सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बनता है। बूस्टर का नियम है तो म्यू बराबर 10 IP, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी म्यू बराबर 10 IP। चलिए 54 नंबर प्रश्न कहता है, किसी एम द्रव्यमान तथा क्यू आवेश के कण को भी विभव द्वारा त्वरित किया जाता है, कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य होगी, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी h/√m v। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी h/m√m v √2mv, याद रखिएगा प्यारे छात्रों। चलिए 55 नंबर प्रश्न कहता है, 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति की 6.62 जूल विकिरण ऊर्जा में फोटोन्स की संख्या होगी, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी 10⁻20। ठीक है, चलिए सभी न्यूमेरिकल प्रश्न है तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिएगा 56 नंबर प्रश्न कहता है, उत्सर्जित फोटोन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। उत्सर्जित फोटोन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी भ्रमण श्रेणी पर, नहीं सॉरी क्या हो जाएगा, प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। ठीक है, उत्सर्जित फोटोन इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है तो प्रकाश के तरंगदैर्ध्य पर। चलिए 57 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका बी। ठीक है, बामर श्रेणी में। ठीक है, 57 का भी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बामर श्रेणी। चलिए
58 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, एक AMU बराबर होता है, एक AMU बराबर होता है। तो याद रखिएगा 58 को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.6 गुने 10⁻27 kg। ठीक है, चलिए 59 नंबर प्रश्न कहता है 6 गुणांक का ऐसा ही मात्रक है, 6 गुणांक का ऐसा ही मात्रक होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए हर्ट्ज। ठीक है, 6 गुणांक का ऐसा ही मात्रक होता है तो हर्ट्ज होता है, याद रखिएगा। चलिए 60 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, निम्नांकित में किसके लिए भेदन क्षमता महत्तम है, भेदन क्षमता महत्तम है किसके लिए। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी गामा किरणों के लिए। ठीक है, गामा किरणों के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए 61 नंबर प्रश्न कहता है, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है, रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन नंबर बी TA बराबर 1/λ, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 62 नंबर प्रश्न देखिए, एक अर्धचालक को T1 के से T2 के ताप पर ठंड किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो याद रखिएगा 62 का ऑप्शन नंबर ए बढ़ेगा। ठीक है, बढ़ेगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है, 63 नंबर प्रश्न कहता है, पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम को डोप किया जाता है, डोप किया जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गैलियम से। ठीक है, गैलियम से, नहीं ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर यह हो जाएगा। ठीक है, चलिए 64 नंबर प्रश्न देखिए कहता, दिखाया गया सत्यता सारणी है, यानी जो ये चित्र दिखाया गया है यह किस गेट को सूचित करता है। तो याद रखिएगा यह जो गेट सूचित करता है यानी और गेट या एंड गेट या नॉर गेट या किसी भी को नहीं। तो याद रखिएगा यह जो चित्र सूचित करता है तो इसका जो प्यारे छात्रों राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी कहता है ये जो चित्र दिखाया गया है ये कहता है और गेट एंड गेट नॉर गेट किसी भी नहीं। तो यह चित्र किस गेट को सूचित करता है तो इसका जवाब मेरे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए आप लोग इसका जवाब दीजिएगा। ठीक है, देखिए ABC दिया हुआ है तो आप लोग पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, तो इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 65 नंबर प्रश्न को देखिए क्या कहता है, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, ताप बढ़ने से अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। तो याद रखिएगा घटता है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा घटता है। चलिए 66 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है, नॉर गेट कहता है नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक होता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका डी A+B ऊपर दिया हुआ है बार बराबर Y। ठीक है, याद रखिएगा बार लगा हुआ है ये। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में कौन सही है, निम्नलिखित में कौन सही है। तो आपको द्विधारी संख्या पद्धति और दशमिक संख्या पद्धति आपको निकालना आता होगा तो आप निकाल लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कौन सा सही होता है आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, चलिए 68 नंबर प्रश्न देखिए कहता है, वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव्स परावर्तित होती है, वातावरण के किस सतह से रेडियो वेव्स परावर्तित होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसका ए आयोनोस्फेयर से। ठीक है, आयोनोस्फेयर से। चलिए 69 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है, मॉड्यूलन कितने प्रकार का होता है। तो याद रखिएगा मॉड्यूलन जो होता है 3 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। 70 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, आकाश तरंग का संचार आधारित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है इसका ए आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। ठीक है, तो आज का इस वीडियो को वहीं पर इन करते हैं। 70 प्रश्न हो चुका है तो आप 70 प्रश्न को कवर कर लीजिए। ठीक है, तो प्यारे छात्रों आप सिर्फ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने फायदे के लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।